हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 का पार्ट 14। चलिए देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण 4.12 और वृत्ताकार विद्युत धारा पाश पर चुंबकीय द्विध्रुव। तो सबसे पहले बात करते हैं उदाहरण 4.12 की। तो ये उदाहरण थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, यानी इसमें हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट को लगाते हुए इनका आंसर देना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसके ए पार्ट को। तो ए पार्ट में कहा गया है कि किसी चिकने क्षैतिज तल पर कोई विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश रखा गया है, यानी कोई हमारे पास एक क्षैतिज तल है जहां पर हमारे पास एक वृत्ताकार क्या है, एक वृत्ताकार विद्युत धारावाही पाश है। क्या इस पाश के चारों ओर ऐसा चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया जा सकता है कि यह पाश अपने अक्ष के चारों ओर स्वयं चक्कर लगाए, अर्थात ऊर्ध्वाधर अक्ष के चारों ओर। यानी कि कहा गया है कि क्या हम एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र इस पर स्थापित कर सकते हैं कि ये जो वृत्ताकार पाश है वो कुछ इस तरह से, मतलब जो वृत्ताकार पाश है मान लीजिए इस तरह से, वो कुछ इस डायरेक्शन में स्वयं ही मूव करना स्टार्ट कर दे, यानी इस दिशा में उसके पास क्या घूर्णन की प्रवृत्ति आ जाए। तो ये पूछा गया है। तो हम देखते हैं जनरली जो वृत्ताकार विद्युत धारावाही पाश होता है वो किस तरह से मूवमेंट करता है। वो या तो इस तरह से मूवमेंट करता है, मतलब इस डायरेक्शन में करता है, या फिर इस डायरेक्शन में। यानी कि मान लीजिए ये हमारे पास वृत्ताकार विद्युत धारावाही पाश है, तो या फिर वो ऐसे मूव करेगा या फिर वो ऐसे मूव करता है। इस तरह की घूर्णन की उसकी प्रकृति होती है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि क्या यह अपने चारों ओर, अपने पाश के चारों ओर वो घूर्णन कर सकता है क्या, ये कहा गया है। तो इसका सिंपल सा जवाब है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी इस वृत्ताकार पाश के लिए, इसको घुमाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक बलागुण की, यानी कि हमें जरूरत पड़ेगी एक टॉ की। और इस दिशा में घुमाने के लिए हमें जो टॉ होता है वो इसके ऊर्ध्वाधर दिशा में, इसके ऊर्ध्वाधर दिशा में बलाघूर्ण की हमें आवश्यकता होती है। और हम पढ़ चुके हैं बलाघूर्ण का सूत्र, हमने बलाघूर्ण के बारे में देखा था। हमने वहां पे देखा था कि टॉ जो होता है वो बराबर होता है आई ए क्रॉस बी के। अगर इसको खोलें तो हमें पता चलता है कि टॉ बराबर होता है आई ए बी साइन थीटा के। यानी कि हमेशा जो आई ए है और जो बी है उसके बीच जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। चूंकि क्षैतिज जो पाश का क्षेत्रफल सदिश ए ऊर्ध्वाधर दिशा में है, टॉ को बी के किसी मान के लिए पाश के तल में होना चाहिए। तो इसलिए ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये कंडीशन बताई गई ऊपर, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम बी पार्ट की। बी पार्ट में कहा गया है यदि कोई विद्युत वाही वृत्ताकार पाश किसी एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, अगेन वही कंडीशन हमारे पास है। यहाँ पर क्या है, इस चुंबकीय क्षेत्र में एक वृत्ताकार पाश है। यदि ये पाश घूमने के लिए स्वतंत्र है, ये खुद घूम सकता है, घूर्णन की प्रवृत्ति इसके अंदर है, तो इसके स्थायी संतुलन का दिक् विन्यास क्या होगा? देखिए स्थायी संतुलन मतलब होता है कि जो इसका बलागुण होगा उसका मान शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो स्थायी जो संतुलन की स्थिति हम उसे कहते हैं जब टॉ का मान शून्य होता है। तो आप बताइए टॉ का मान शून्य कब होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि टॉ जो होता है वो बराबर होता है आई ए बी साइन थीटा। यानी कि जो साइन थीटा है, यानी कि साइन थीटा हमारे पास क्या होना चाहिए? यस, हमारे पास साइन थीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए वो जीरो होनी चाहिए। और साइन थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है? यस, जब जब इस पाश का जो क्षेत्रफल सदिश ए है वो बाह्य क्षेत्र के दिशा में होता है। यानी कि जो ए है दैट इज क्षेत्रफल सदिश, वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में होना चाहिए। यानी कि दोनों समांतर अगर होंगे तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो गई तो हमारे पास इस बल आघूर्ण की जो वैल्यू होगी वो भी क्या आ जाएगी? वो भी शून्य आ जाएगी। यही स्थिति होती है स्थायी संतुलन वाला दिक् विन्यास। तो इसके ही एक दूसरे पार्ट में पूछा गया है कि यह दर्शाइए कि इसमें जो कुल क्षेत्र होगा, बाह्य क्षेत्र और पाश द्वारा उत्पन्न क्षेत्र का फ्लक्स अधिकतम होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि इस स्थितिक विन्यास में पाश द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है
बाह्य क्षेत्र की दिशा में होता है। हमने अभी भी देखा है, ये दोनों जो होते हैं एक ही दिशा में होते हैं। तो फिर इस प्रकार दोनों क्षेत्र पाश के तल के लंबवत होने के कारण जो कुल क्षेत्र होगा अधिकतम फ्लक्स प्रदान करते हैं। सी पार्ट में देखते हैं, हमारे पास एक अनियमित आकृति का कोई विद्युत धारावाही पाश है। वो किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। यदि तार लचीला है तो ये वृत्ताकार आकृति क्यों ग्रहण कर लेता है? तो इसको देखते हैं। हमारे पास क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में एक हमारे पास अनियमित आकृति का कोई रखा गया है विद्युत पाश। अनियमित आकृति मतलब उसकी कोई आकृति नहीं है, डेफिनेट आकृति उसकी नहीं है। तो ये कहते हैं कि यह क्या करेगा, ये तार लचीला है तो ये कुछ समय बाद जो है इसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में हम देखते हैं कि ये एक वृत्ताकार रूप जो है वो ग्रहण कर लेता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो समझते हैं इसको। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम देखते हैं कि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका वेग जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर तो आप बताइए इसकी बल की डायरेक्शन कौन सी होगी? तो अगर हम राइट हैंड की डायरेक्शन में देखें तो इसके पास जो राइट हैंड के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब दक्षिण हस्त नियम के अनुसार अगर हम इसमें बल की डायरेक्शन को निकाले तो इसमें होता यह है कि बल की डायरेक्शन हमेशा बाहर की ओर होती है। यानी कि हमेशा बल की डायरेक्शन जो होगी वो बाहर की ओर करेगी। यहाँ से भी, यहाँ से भी, और हर डायरेक्शन में जो बल की दिशा होगी वो इसके इस अनियमित जो आकृति वाला ये पाश है उसके बाहर की ओर इसकी डायरेक्शन रहती है। जब ऐसा होता है तो ये बल इसको जो है इस वाली आकृति को एक वृत्ताकार रूप प्रदान कर देता है। ठीक है, तो यह क्षेत्र के लंबवत तल में वृत्ताकार पाश का रूप इसलिए ग्रहण कर लेता है ताकि इससे होकर अधिकतम फ्लक्स प्रभावित हो सके। क्योंकि किसी दी गई परिमिति के लिए जो वृत्त होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो किसी भी अन्य आकृति की तुलना में अधिकतम होता है। ओके, ये था हमारा उदाहरण 4.12। अब हम बात करते हैं कि वृत्ताकार विद्युत धारा पाश, जो वृत्ताकार विद्युत धारा पाश होता है उसके लिए चुंबकीय द्विध्रुव का मान कितना होता है। चुंबकीय द्विध्रुव मतलब एम, उसका मान कितना होता है। तो हम वृत्ताकार विद्युत धारा पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होता है बी बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो अगर हम देखें कि जो x है उसकी वैल्यू अगर बहुत ज्यादा कम है, सॉरी x की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है अगर r से, तो हम r को यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी हम देखेंगे कि b जो है उसका मान आ जाएगा ये। ठीक है, हमने क्या कर दिया, r के मान को नगण्य रख दिया है तो इसके मान को हम यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हैं और हमारे पास सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को, क्योंकि हमें m को इंट्रोड्यूस करवाना है यहाँ पे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पाई से जो है, पाई से ऊपर नीचे जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे कि पाई आर स्क्वायर क्या होता है। पाई आर स्क्वायर इस विद्युत धारा पाश का क्षेत्रफल होता है, तो हम इसकी जगह रख देंगे ए। ठीक है, यानी हमने रख दिया है म्यू नॉट आई ए बटे 2 पाई x क्यूब। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो आई ए है वो बराबर होता है एम के। एम क्या है, एम है चुंबकीय द्विध्रुव। एम क्या है, सॉरी, चुंबकीय द्विध्रुव, यस। तो हमने m की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो आप इस m की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा b बराबर म्यू नॉट m बटे 2 पाई x क्यूब। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई 2m बटे एक्स क्यूब। हमने क्या करा, हमने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हमारे पास आ जाएगा b बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई 2m बटे एक्स क्यूब। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव को इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो यही हमारे है चुंबकीय, एक विद्युत धारा जो पाश है उसके कारण चुंबकीय द्विध्रुव का मान। ठीक है, तो अगर आप देखें कि इसी वाले इक्वेशन में अगर आप कंपेयर करें इसको, म्यू नॉट को आप कंपेयर करें 1/4 1/एप्सिलॉन नॉट से, m को आप कंपेयर करें p से और b को कंपेयर करें e से। हम क्यों कर रहे हैं ऐसे, हम इसलिए कर रहे हैं, आप देखते आ रहे हैं कि इसके फर्स्ट चैप्टर, जो इस चैप्टर है इसकी शुरुआत से ही हम इस चैप्टर के कंपैरिजन
फर्स्ट वाले चैप्टर दैट इज स्थिर वैद्युतिकी से हम कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो भी हम यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, जो भी हम चीजें यहाँ पे पढ़ रहे हैं चुंबक के कॉन्सेप्ट में, वही चीजें हम स्थिर वैद्युतिकी में भी पढ़ते हैं। बस यहाँ पे जो डिनोट करने का सिंबल है वो चेंज हो जा रहा है। तो हम देखेंगे कि इन दोनों का जो जो इन दोनों का सूत्र होता है वो सेम ही होता है, क्योंकि अगर आप उनकी जगह पे जो अभी हमने निकाला है सूत्र, उसकी जगह पर आप इन सारी वैल्यू को पुट करके देखें, यानी कि आप m की जगह p रखेंगे, चुंबक जो कि क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव होता है। अगर आप b की जगह e रखें, e क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, और ये क्या है, ये स्थिर वैद्युतिकी में कांस्टेंट होता है। अगर आप इसको रखेंगे तो आपके पास ये सूत्र मिलेगा, और आप याद करेंगे तो ये सूत्र हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, है ना। तो हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इसमें सेम ही ये सूत्र हमारे पास निकल कर आ जाता है। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पर द्विध्रुव के लंबवत द्विविभाजक पर हमें विद्युत क्षेत्र जब पता है, तो इसकी हेल्प से हम चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी निकाल सकते हैं। हम जानते हैं ये सूत्र होता है हमारे पास, द्विध्रुव के लंबवत द्विविभाजक के कारण विद्युत क्षेत्र होता है ये। तो इसी को कंपेयर अगर हम करें, अगर मतलब हम P की जगह M रख दें, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत वाले जो चुंबकीय जो चैप्टर है उसमें P की जगह हम M को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और जो इसका जो ये कांस्टेंट है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसकी जगह हम यहाँ पे यूज करते हैं म्यू नॉट। अगर हम इससे प्रतिस्थापित कर दें तो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो सूत्र आएगा वो आ जाएगा B बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई M बटे एक्स क्यूब। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से चुंबक वाले जो चैप्टर है ये वाला, उसके लिए जो हमने सूत्र डिराइव करा है वो हम स्थिर वैद्युतिकी वाले चैप्टर से उसकी कंपैरिजन कर रहे हैं, और वो दोनों बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं रिव्यू, हमने क्या क्या देखा। सो हमने देखा कि समतल विद्युत धारा पाश किसी अक्ष चुंबकीय द्विध्रुव के समतुल्य होता है ना। हमने देखा कि विद्युत धारा का पाश है किसी अक्ष चुंबकीय द्विध्रुव के तुल्य होता है, जिसका आघूर्ण का मान होता है m बराबर IA, जो कि वैद्युत द्विध्रुव P के सदृश है। लेकिन एक मूल अंतर यह होता है कि जो विद्युत द्विध्रुव होता है, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव में एक डिफरेंस ये होता है कि जो विद्युत द्विध्रुव होता है, हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव जो होता है वह दो मूल इकाई यानी आवेशों से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं जो विद्युत द्विध्रुव होता है वो दो आवेशों के बीच की एक दूरी, एक न्यूनतम दूरी से बना गया एक इकाई होता है। जबकि चुंबकत्व में जो चुंबकीय द्विध्रुव होता है वो कहीं ना कहीं एक ही मूल तत्व है, एक ही मूल तत्व उसमें होता है, ठीक है ना। तो चुंबकत्व में विद्युत आवेशों के समतुल्य अर्थात चुंबकीय एक ध्रुवों का अस्तित्व अब तक अज्ञात है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देखा इस चैप्टर में। सो आवश्यक शर्तें ये है कि आपको वृत्ताकार विद्युत धारा पाश पर चुंबकीय क्षेत्र पता होना चाहिए और स्थिर वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।